हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका बोटन स्ट्रीम। बोटन स्ट्रीम का मतलब हिंदी में हो गया नाव एवं धारा। तो जो नाव एवं धारा है जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये रिलेटेड बेसिकली किससे है? ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। लास्ट में क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है ट्रेन, और ट्रेन से पढ़ा है टाइम स्पीड डिस्टेंस, यानी समय, दूरी और चाल। तो चाहे हम समय, दूरी, चाल के बारे में बात करें या ट्रेन के बारे में बात करें या फिर हम लोग अपने बोटन स्ट्रीम के बारे में बात करें, ये होता एक ही फंडामेंटल है। उसी फंडामेंटल के थ्रू ये डेटा हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ KGFE क्लासेस में। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 टाइम स्पीड डिस्टेंस का, और दैट इज़ अ पार्ट नंबर 1 ऑफ बोटन स्ट्रीम, यानी नाव एवं धारा का पार्ट नंबर 1। बच्चों, नाव और धारा पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ एक छोटा सा डेटा पढ़ना होगा। छोटा सा डेटा का मतलब, जैसे मैं हर क्लास में बताता हूँ आप लोगों को, कि हम लोगों को ये सीखना होगा कि बेसिकली नाव एवं धारा से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है, कहने का मतलब जितने भी शब्द हमारे एग्जाम में आते हैं, जैसे अप स्ट्रीम हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया, उधर प्रवाह हो गया, अनुप्रवाह हो गया, इनका मतलब क्या होता है, बेसिकली किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, स्विमर क्या होता है, बोट के साथ जाना या पानी के साथ जाना, अपोजिट डायरेक्शन में जाना, ये सारे डेटा क्या होते हैं, इन सभी डेटा को पहले हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहले अपन इसको समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है। वैसे हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब इंटेलिजेंट है, मुझे पता है आप सब बहुत समझदार स्टूडेंट है, फिर भी आप लोगों के लिए एज ए फैकल्टी मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो स्टिल वाटर क्या होता है। स्टिल वाटर का मतलब होता है बच्चों रुका हुआ पानी। कहने का मतलब, if the speed of the water is zero, that is water is stationary, then it is called the still water। जब पानी जो है वो भरा हुआ है, जैसे कि एक तालाब है सपोज यहाँ पे इस तरीके से, और इस तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, वो स्टिल है, वो बह नहीं रहा है, तो इस वाटर पानी को क्या बोलेंगे हम? स्टिल वाटर। पहली चीज़ है ना, रुका हुआ जल। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें तो दूसरा वर्ड आता है स्टीम। स्टीम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीम को बच्चों हम लोग हिंदी में बोलते हैं धारा। ठीक है, धारा का मतलब पानी वाला जहाँ पे मूवमेंट हो रहा होता है। द मूविंग वाटर इन द रिवर इज नोन एज स्टीम। यानी अगर किसी नदी के अंदर पानी बह रहा है, ये नदी है और ये पानी इस तरफ या किसी भी डायरेक्शन में बह रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टीम। उसको हम बोलते हैं धारा। क्लियर है? और अगर ये बह नहीं रहा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग स्टिल वाटर। ये दोनों बात क्लियर है? तो ये तो हो गई हमारी धारा और ये हो गया स्थिर जल। इसी तरीके से दो डेटा क्लियर होने के बाद एक और डेटा के बारे में बात करते हैं। देखिए थर्ड डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। थर्ड डेटा आप लोगों को क्या बता रहा है? थर्ड डेटा आप लोगों को बता रहा है अप स्ट्रीम। दो वर्ड होते हैं बच्चों, देखो, एक तो होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। मतलब हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनुप्रवाह और उधर प्रवाह। अप स्ट्रीम का पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। देखो लिखा क्या है? इफ अ बोट और अ स्विमर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम देन इट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। मतलब जैसे ये समझो कि एक नदी है और ये जल बह रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इस जल के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई स्विमर यानी कि कोई भी नाविक या तैराक उसके विपरीत दिशा में जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वो अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है। क्लियर है बात? हिंदी में लोग इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हम उसको बोलते हैं उधर्व प्रवाह। जैसे ये डेटा हमारे पास है वैसे ही हमारे पास एक डाउन स्ट्रीम भी होता है। डाउन स्ट्रीम भी देख लेते हैं। देखिए क्या होता है? इफ़ अ बोट यानी कि नाव, या फिर स्विमर यानी कि नाविक या तैराक, और ए स्विमर मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम देन इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। कहने का मतलब, ये नदी है हमारी और हम इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। क्लियर है? और जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर अगर हमारा जो नाव है, ये नाव मैंने बना दी यहाँ पे, ये नाव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उससे हम बोलते क्या है? डाउन स्ट्रीम, यानी अनुप्रवाह, उसी दिशा के अंतर्गत। क्लियर है क्या बच्चों बात? तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में बेसिकली डिफरेंस अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ बहुत जरूरी होगा दोनों डेटा को पढ़ना। देखिए, जैसे मानो कि आप, ये नदी है हमारे पास और इस नदी का जो जल है वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, और अगर एक स्विमर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर ये जो नदी है इसकी स्पीड सपोज 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्विमर की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्विमर की खुद की स्पीड किसमें? स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का मतलब क्या हो गया? रुका हुआ जल। जैसे ये हमारे पास एक रुका हुआ जल था, स्टिल वाटर। इस स्टिल वाटर के अंदर अगर मैं बोलूँ कि एक नाविक है, ये नाव है और उसकी कुछ स्पीड है,
तो ये जो स्पीड होगी वो खुद की नाव की स्पीड होगी, पानी की स्पीड नहीं होगी। तो ये तो होता है स्टिल वाटर के अंदर, जैसे इसकी स्पीड मैंने अभी आपको बता दी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पर अगर ये पानी चलता रहता इस तरफ और ये नाव भी इसी तरफ जाती और पानी की स्पीड होती 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की स्पीड खुद की ताकत कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो टोटल बेसिकली हम लोग कितना बोल सकते हैं कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इज इट क्लियर? चलो जी, ये बात क्लियर है तो आगे डेटा के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा बच्चों कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ बोट और अ स्विमर इज गिवन इट यूजुअली मीन्स स्पीड इन स्टिल वाटर। कहने का मतलब जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया जाता है कि किसी भी नाव या फिर नाविक या फिर आप स्विमर बोल सकते हैं, यानी कि तैराक बोल सकते हैं, इन तीनों के बारे में बोल दिया कि इनकी स्पीड इतनी है, कुछ भी स्पीड दी हुई है, इसका मतलब वो शांत जल के अंदर स्पीड है, यानी कि स्टिल वाटर के अंदर उसकी स्पीड होगी। क्लियर है क्या बच्चों बात? तो ये बात आपको बहुत जरूरी होगा ध्यान रखना। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में। तो जब भी अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब समझिएगा बच्चों। जैसे मानो कि आपकी जो स्पीड है वो फिक्स है, जैसे आपकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और जो पानी है उसकी स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, और x किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड किस में है? ये जो आपकी स्पीड है ना, ये शांत जल के अंदर है। कौन से जल के अंदर है? शांत जल के अंदर, यानी स्टिल वाटर जिसे हम लोग बोलते हैं उसके अंदर है। क्लियर है? तो ये जो शांत जल के अंदर आपकी स्पीड होगी वो तो कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर पानी जो है, बहता हुआ पानी, उसकी स्पीड क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो पानी होगा या फिर जो नदी होगी या फिर जो स्ट्रीम यानी कि जो धारा होगी, तीनों एक ही बात होगी हमारी, उसकी स्पीड अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है और आप धारा की दिशा में ही जा रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब उसी प्रवाह के अंतर्गत, इंग्लिश में इसको बोला जाता है बच्चों डाउन स्ट्रीम। क्लियर है बात? जैसे डाउन स्ट्रीम होता है वैसे हमारे पास एक अप स्ट्रीम भी होता है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हमारे पास x और y दोनों स्पीड थी, ठीक है, अब जो ये दोनों स्पीड थी हमारे पास, उन दोनों स्पीड के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली ये नदी है और ये नदी का डायरेक्शन इस तरफ से है और आपका जो डायरेक्शन है जाने का वो किधर है? आपका डायरेक्शन इस तरफ है। तो नदी की तो स्पीड होगी कितनी? y, और आपकी स्पीड कितनी हो गई? x। सपोज आपकी स्पीड ज़्यादा है तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। अभी जो स्पीड है ना, ये बेसिकली रिलेटिव स्पीड ही आ रही है बच्चों, रिलेटिव स्पीड ही आ रही है। बात समझ में आ रही है? रिलेटिव स्पीड ही है ये, यहाँ पे ध्यान रखना। पर वो रिलेटिव स्पीड और इस रिलेटिव स्पीड को मत माना कि सेम है। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ देखते थे ट्रेन में कि दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड होता था, जबकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है बात? तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों। आई विश ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये छोटी सी बात समझ में आ गई है तो मैं अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए कुछ क्वेश्चंस को। जैसे सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि व्यक्ति की धारा के साथ चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो व्यक्ति की चाल धारा की विपरीत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब अ मैन स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि ये करंट है, करंट का मतलब धारा, यानी कि जो हमारी पानी जा रहा है, ये पानी जा रहा है और पानी के साथ ही एक नाविक भी जा रहा है नाव में बैठकर। इन दोनों की जो टोटल स्पीड है वो कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको टोटल स्पीड बोला है, ठीक है। और बोला क्या है? द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5, दोनों की मिला के 15 किलोमीटर है। और अगर मैं पानी की यानी केवल धारा या स्ट्रीम की बात करूं, स्ट्रीम की स्पीड की बात करूं तो वो कितनी है? वो आपको दी गई है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो जो आपको स्पीड दी गई है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा वो तो किसकी है? धारा की। और टोटल स्पीड कितनी बता दी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो मैं कह सकता हूं कि जो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा वो तो किसकी थी? वो तो थी किसकी? नाविक की, यानी कि जो स्ट्रीमर था, सॉरी जो बोट चला रहा था या भी जो स्विमर था उसकी स्पीड थी, यानी नाविक की या फिर नाव की स्पीड हम बोल सकते हैं। और 2.5 किलोमीटर पर आवर्स ये किसकी स्पीड थी बच्चों? ये स्पीड थी पानी की या फिर धारा की। क्लियर है? ये हम लोग बोल सकते हैं।
अब आपको बोला गया यदि व्यक्ति की चाल धारा के विपरीत हो तो ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये 12.5 की स्पीड से नाव वो पानी तो नाविक तो इधर जा रहा था, ठीक है, और पानी की स्पीड कितनी थी अपोजिट डायरेक्शन में 12.5, तो ये तो 12.5 की स्पीड से इधर जा रहा है और 2.5 की स्पीड से पानी इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12.5 में से 2.5 घटा लूंगा तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जो नाविक है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही की उसकी एवरेज स्पीड आएगी किसमें, धारा के अपोजिट। कैसे आएगी वो देखिए बच्चों, एक और बार मैं आपको थोड़ा सा डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस डेटा का मीनिंग क्या है। देखिए अभी जो डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड और पानी की स्पीड टोटल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है। व्यक्ति की धारा के साथ चाल दी हुई है और बोला गया था धारा की चाल, धारा मतलब ये y मान लो, तो इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास 2.5 किलोमीटर। तो अगर मैं इसमें से ये y घटा दूँ तो मेरे पास x की यानी उस आदमी की स्पीड आ जाएगी। इन दोनों घटाऊंगा तो आदमी की स्पीड कितनी हो जाएगी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। चलो जी, इसके बाद देखिए इसकी स्पीड आने के बाद हम लोग को क्या बोला गया कि अगर व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, कहने का मतलब आदमी इस तरफ रन कर रहा है 12.5 की स्पीड से और पानी इधर रन कर रहा है 2.5 की स्पीड से, तो आदमी इधर ताकत लगा रहा है, पानी इधर ताकत लगा रहा है, यानी आदमी 12.5 किलोमीटर जाता है और पानी उसको 2.5 किलोमीटर पीछे कर रहा है। तो टोटल उसने 1 घंटे में कितनी स्पीड कितनी डिस्टेंस कवर की, 12.5 में 2.5 घटा तो कितना 10। इसका मतलब उसकी जो स्पीड उसने कवर कितने की 10 किलोमीटर, कितने घंटे में 1 घंटे में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बच्चों बात, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। चलो जी, ये ईजी से क्वेश्चन के बाद हम एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, वो देखिए। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें आप लोगों को ये बोल दिया गया है कि यदि शांत जल में तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में यानी कि स्टिल वाटर में, तैराक की अनुप्रवाह में चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम, यदि चाल ज्ञात कीजिए। यदि नदी की चाल क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, इफ़ द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्विमर व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर कि यदि आपको ये बोल दिया गया है शांत जल में तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी स्पीड ऑफ स्विमर, उसकी स्पीड में मार रहा हूँ, स्विमर की स्पीड कितनी SS, ठीक है, स्विमर की स्पीड कितनी मार रहा हूँ 9 किलोमीटर पर आवर, ये ऑलरेडी दी हुई है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया है नदी की चाल यानी स्पीड ऑफ रिवर कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला गया तैराक की अनुप्रवाह में चाल यानी डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का मतलब जो नदी है वो भी इधर बह रही है और आदमी भी इधर जा रहा है, तो आदमी की स्पीड तो कितनी है 9 किलोमीटर और नदी की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, टोटल ऐड हो जाएगा तो स्पीड कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बच्चों, बहुत ही ईजी सा डेटा है, बिल्कुल बेसिक्स के साथ आप लोगों को करा रहा हूँ, आराम से देखते जाइएगा, धीरे 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 लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसको पढ़िए। बच्चों आपको बोला गया है कि यदि एक नाव, आपको बोला गया है एक नाव धारा के साथ किसी दूरी को 1 घंटे में तय करती है, ठीक है, जबकि वह वापस 1.5 घंटे में आती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। मैं आपको इसको बच्चों बेसिक से भी कराऊंगा और बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा। इसमें जो आपके बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर ही अपना चल रहा है ना बच्चों, इसमें टोटल 7 शॉर्ट ट्रिक्स होती है। कितनी? 7 शॉर्ट ट्रिक्स होती है और उन 7 शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा ताकि उन 7 की 7 शॉर्ट ट्रिक से आप लोग किसी भी डेटा को बहुत स्पीड से कर पाएँ। पर अभी उन शॉर्ट ट्रिक को सिखाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग उसको जान पाए अच्छे से कि हमें किस तरीके से उस डेटा को यूज़ लेना है, किस तरह से उस डेटा को सोल्व करना है। क्लियर है? तो देखिए इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लिखा हुआ है अ बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 hour while it come back it 1.5 hours. If the speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of the boat in still water? मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आपको करा देता हूँ, देखिएगा। आपको बोला क्या गया है बच्चों, इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि यदि
एक नाव धारा के साथ किसी दूरी को 1 घंटे में तय करती है। मतलब कि ये हमारे पास ऐसे मान लीजिए कि ये इस तरह से नाव जा रही है, सॉरी पानी जा रहा है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि नाव धारा के साथ जा रही है किसी दूरी को, यानी सपोज डी डिस्टेंस को, और ये बोट भी कहाँ है, बोट भी इसके साथ इस डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डी डिस्टेंस है, उसको कितने घंटे में कवर कर रही है, 1 घंटे में कवर कर रही है, 1 आवर्स में, ठीक है। अच्छा, जबकि अगर इसी डिस्टेंस को ये यहाँ पे जाकर वापस बोट इस तरफ आती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो कितने घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि यदि जो पानी है उसकी स्पीड, धारा की स्पीड अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की स्पीड कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। मैं इसको एक एक डेटा बेसिक्स के साथ आप लोगों को कराता हूँ, देखिएगा बच्चों। आपको जो बोला गया है वो देखिए, आपको इसमें बोल दिया गया है कि नाव की स्पीड तो आप मान लीजिए x, डी अपॉन अब क्या होगा x माइनस वाई, क्योंकि अब हम किस में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो x माइनस वाई कितना 3। सेम प्रोसेस चल रहा है। बेसिकली हमें पता क्या करना है, हमें x पता करना है। अगर मैं इन दोनों डेटा को एक दूसरे में डिवाइड कर दूं तो देखिए क्या होगा, डिवाइड करने पर यहाँ से इस तरह से डिवाइड कर दूं तो देखिए x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 3x माइनस 9। तो देखिए ये इधर गया, ये 9 इधर जाएगा, तो ये 15 बराबर कितना हो जाएगा, x। तो x बराबर कितना गया 15, और x क्या है, बेसिकली शांत जल में चाल पूछी गई है नाव की, या फिर जो स्ट्रीमर है। देखो आपको नाव बोला जाए या नाविक बोला जाए या फिर तैराक बोला जाए, सब एक ही बात होती है। क्यों? क्योंकि ये पानी से हटके होते हैं। नाव भी पानी से हटके होगा क्योंकि नाव पानी के ऊपर होगी, तैराक भी पानी के हटके होगा, और नाविक भी पानी से हटके होगा। जल धारा अलग होगी, बाकी धारा के अलावा जितने वर्ड्स होंगे वो सारे क्या होंगे, अलग होंगे। क्लियर है? चलो जी बच्चों, ये बात क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, वो देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है अ मैन कैन रो अगेंस्ट द करंट 3/4 ऑफ किलोमीटर इन 15 मिनट्स, ठीक है, एंड रिटर्न सेम डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टोटल करंट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि धारा की विपरीत दिशा में तैराक 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी ये तो हमारी पानी का डायरेक्शन हो गया। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर 15 मिनट में, कितने मिनट में, 15 मिनट, कितनी डिस्टेंस, 3/4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तथा समान दूरी सेम डिस्टेंस 10 मिनट में अनुप्रवाह में कवर करता है। यानी उतनी ही 3/4 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट में करता है। किसमें, अब अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। तो ये तो हो गया बच्चों अप स्ट्रीम, और ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। अब बस सीधा सारा का सारा डेटा दिया हमें इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो देखिए किस तरह से हम सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आइए, आपको बोला गया था कि कितने समय में, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हम लोग जानते हैं। टाइम कितना है, 15 मिनट, डिस्टेंस कितनी है, 3/4 ऑफ डी, जितना भी डी होगा वो, अपॉन स्पीड कितनी है, किसकी, दोनों की हमें स्पीड पता करनी है ना। क्योंकि आपको ये बोला गया है कि उसकी चाल और धारा की, तो उसकी चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है। यानी कि अगर मैं ये मानूं कि x तो उसकी चाल है और धारा की चाल कितनी है, y, तो इनका अनुपात यानी x रेशो y आप लोगों को पता करना है। अगर ये जो डेटा है ये t बराबर डी बाई एस मैंने यहाँ पे लिखा है, 15 बराबर 3/4 डी अपॉन एस, यानी कि स्पीड, और मैंने जो एस स्पीड जो है वो अब ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, वो डेटा यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी x माइनस वाई।
अब यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो इसको भी किस में बदल लेंगे हम, घंटे के अंदर बदल लेंगे। तो इसको घंटे में बदलने के लिए इसका डिवाइड करेंगे 60 का, ठीक है। तो ये आ गया 1/4 बराबर 3/4, डी को ऐसे कैसे रखो, नीचे लिख देंगे x माइनस वाई, लिख सकते हैं 4 से 4 कट गया तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 3d। पहला इक्वेशन तो ये मिल गई। बच्चों इसको बहुत इजी से भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वेश्चन को ट्रिक भी हमारे पास सॉल्व करने की, बिना इस मेहनत के भी हम लोग कर सकते हैं, पर बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बेसिक सीख जाएं एक बार, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा और आगे डेटा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें और आगे आपको क्या बोला गया है, इसमें और आगे अगर मैं लेके जाऊं तो देखिए अब मैं दूसरे डेटा के बारे में बात कर रहा हूं, वही t बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम हमारे पास अगली बार कितना मिला, 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब बटे 60 करके घंटे में बदल लेंगे, बराबर डिस्टेंस कितनी है, वही सेम डिस्टेंस यानी कि 3/4 डी आपने कवर की है, कितने में, x प्लस वाई में। क्यों, क्योंकि अब वो एक साथ दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे तब तो ऐड हो ही जाएगा हमारा, क्लियर है बात। तो देखिएगा इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से कितनी बार, 1/6 टाइम, बराबर सामने कितना है 3/4, नीचे क्या होगा x प्लस वाई, और इधर साइड में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, d चल रहा है इस तरीके से। चलो जी, अब मैं अगर इसको कट करना चाहूँ तो देखो मैं 2 से कट कर सकता हूँ 3 बार, 2 से इसको कट कर सकता हूँ 2 बार, तो ये 3 तो 3 इधर गुणा हो जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ये लिख सकता हूँ कि x प्लस जो y आएगा, यानी ये वाला डेटा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला जो डेटा ना x प्लस वाई, ये कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो और ये जो 3 है ये इधर चला जाएगा, तो 9/2 और ये d आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 9/2 और ये d, ये इसका इतना आ गया, क्लियर है। हम लोगों को पता क्या करना है, हम लोगों को x और y पता करना था। तो एक बार तो क्या करेंगे, हम दोनों डेटा को डिवाइड कर देंगे, ये जो 2 इक्वेशन मिली है इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से ही क्या होगा बच्चों, ये d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब d से d कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो देखिएगा d से d कैंसिल आउट होता तो हमारा काम हो गया इजी, क्या कि हमें x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया, 3/9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा इस तरफ, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा 6। 3 से कट कर दूंगा 2 बार और 3 से कट करूंगा 3 बार, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमारा डेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y, इधर आएगा, ये इधर गया तो कितना बचा x बराबर, ये इधर गया तो कितना बचेगा 5y, क्लियर है। हमें पूछा गया है x अपॉन y, तो x अपॉन y कितना हो जाएगा 5/1, यानी x रेशो y कितना हो जाएगा 5/1, क्लियर है बच्चों। आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बच्चों ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई है, अच्छी बात है। बट अगर हम लोग दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, यानी कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज लें, तो भी क्या हम लोग को इतनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। वैसे ये ज़्यादा मेहनत मजदूरी नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ तो बहुत स्पीड इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्लियर है। पर सपोज कई बार ऐसा होता है कि सर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम में बहुत स्पीड से करें, तो काफ़ी डिफरेंट मेथड्स भी हैं। तो देखिए मैं वो मेथड भी आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। तो बच्चों जो अपने अभी बात की है इन दोनों की स्पीड के रेशो के बारे में, तो अब देखो मैं इसको बिना किसी इतनी मेहनत मजदूरी के, ये जो मेहनत मजदूरी हम लोगों ने यहाँ पे की है, ये पूरा जो आपको इतना बड़ा गोला घेरा दिख रहा है और आगे भी, इस पूरी मेहनत मजदूरी को अपन ख़त्म करते हैं यहीं पे। देखिए किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपके पास अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है या बोट एंड स्ट्रीम का कोई क्वेश्चन आ रहा है, बच्चों ये ट्रिक मैं अभी नहीं सिखाना चाहता, मैं चाहता कि जब आप प्रैक्टिस शीट करें तब मैं आपको सिखा दूँ, पर क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मुझे लगता है कि शायद अभी आपको लोग सिखाना यही बेटर होगा। तो देखिए आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि S1/S2 हमेशा T2/T1 के बराबर होता है, दैट्स इट। हमारा आंसर यहीं आ गया। कैसे, पर कब, पर ये कब होगा जब डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। ऐसे टोटल 7 मेथड्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे डेटा होते हैं जो बहुत, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं और आगे आने वाले अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत लेंथी से हो रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम बहुत स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए
अभी S1 अपॉन S2 लिखा हमने, बराबर T2 अपॉन T1 लिखा हुआ है। कब? जब डिस्टेंस बराबर हो। S1 का मतलब क्या हो गया? S1 का मतलब हो गया अप स्ट्रीम या फिर डाउन स्ट्रीम में स्पीड। जैसे मानो S1 को आपने x प्लस वाई ले लिया और इसको x माइनस वाई ले लिया, ठीक है, S2 को, तो x प्लस वाई का मतलब क्या? स्पीड ज़्यादा, तो टाइम क्या लगेगा? कम, तो कम टाइम कहाँ आएगा? इधर नीचे आएगा, इसके रोंग साइड में। देखो S1 यहाँ पे है तो T1 यहाँ पे, और S2 यहाँ पे तो T2 यहाँ पे। बस इतना सा हम लोगों को ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। तो देखिए बराबर आपके सामने डेटा दिया हुआ है 15/10 लिख सकता हूँ इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? सॉरी, मैं इसको अच्छे से लिख के बता देता हूँ एक बार आपको। बराबर 15/10 लिख सकता हूँ। तो 5 से कट करते ये 3 आ गया, और 5 से कट करते ये 2 आ गया। ये डायरेक्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है। कहाँ आ गई है डायरेक्ट इक्वेशन? दिखाऊँ मैं आपको। देखो यहाँ पे जब हम लोग सोल्व करे थे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जाकर इतनी मजदूरी करने के बाद यहाँ पे जाके ये इक्वेशन आई थी आपकी x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 2/3, और यही हमने इक्वेशन यहाँ पे निकाल ली, प्लस ऊपर है तो डेटा रिवर्स हो गया। क्या कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 3/2। बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यही आंसर आ गया 5:1। क्लियर है बात? मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। हो सकता है कि बच्चों होच पोच हो गया हो आपके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा, है ना। तो ये लीजिए एक बार थोड़े से अच्छे से लिख देते हैं इस पूरे डेटा को। अब देखिए, हाँ जी, अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि S2 अपॉन S1 S2 अपॉन S1 कितना होगा? वो होगा बच्चों T2 अपॉन T1, ये होगा, आपको बोला था। अब सॉरी, T1 अपॉन T2, मतलब अगर यहाँ पे S2 लिख रहे हो तो T2 यहाँ पे लिखो, और S1 यहाँ लिख रहे हो तो T1 यहाँ पे लिखो, उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी जाए। S2 का मतलब आपके पास हो गया अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम कोई भी स्पीड। जैसे सपोज पहले आपने x प्लस वाई और x माइनस वाई वाली स्पीड यहाँ ले ली, तो यहाँ पे क्या x प्लस वाई से कितना टाइम लग रहा है वो टाइम यहाँ पे आएगा। x प्लस वाई का मतलब डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, ये 10 इधर आ गया। x माइनस वाई का मतलब अप स्ट्रीम कितना टाइम लग रहा था? 15 मिनट, ये 15 यहाँ आ गया, ठीक है। कट करूँगा 3 से और 2 से। अब देखो यहाँ से इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, यही आंसर आ गया x 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। तो ये इधर गया और ये इधर आया, तो कितना आ गया? 5y बराबर कितना? x, और x अपॉन y कितना आ गया? 5:1। क्लियर है क्या बात? अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम इसी मेथड से करें बच्चों, इससे भी 2 शॉर्ट ट्रिक और है जहाँ पर आपको ये डेटा भी लगाने की नीड नहीं होती। आप केवल इस डेटा को देखकर रिप्लाई कर सकते हैं कि उनका रेशो कितना होगा। बट ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड है कि मैं अभी आपको थोड़ा सा बेसिक सिखा दूँ, उसके बाद जब मैं अभी प्रैक्टिस सीट स्टार्ट करूँगा, और आई विश की प्रैक्टिस सीट में लाइव आके ही स्टार्ट करूँ, हो सकता है मैं 2 दिन बाद ही लाइव आ जाऊँ। लाइव आने के बाद ही मैं प्रैक्टिस सीट स्टार्ट करूँगा, ताकि वहाँ आपको कुछ भी डाउट हो शॉर्ट ट्रिक्स से, कि शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ से बनी, कैसे बनी, क्यों यूज़ ले रहे हैं, वो डेटा भी आप लोग मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलो जी, ये बात क्लियर। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्या बोल रहा है? वो आपको बोल रहा है कि शांत जल में आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, उधर में जाने में अनुप्रवाह से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कीवर्ड्स पकड़ना है हमेशा। अनुप्रवाह में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी 3 बराबर क्या होगा? कोई T1 माइनस T2 बराबर 3 होगा, ये कन्फर्म है। और T1 क्या है? ये ज़्यादा है, और T2 क्या है? ये कम है, तभी तो इन दोनों घटाने पर 3 आएगा। ये कीवर्ड हम लोगों को पकड़ लेना है, और ये कीवर्ड पकड़ना मैंने आप लोगों को टाइम स्पीड डिस्टेंस में सिखा दिया था। क्लियर है बच्चों बात? चलो जी देखिए आगे आपको दिया हुआ क्या है? शांत जल में आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यानी कि अगर मैं आदमी की बात करूं, यानी x की स्पीड की बात करूं तो क्या है? इतना है 6, और धारा की चाल की बात करूं तो कितना है? 2। क्लियर है?
अच्छा 6+2 और 6-2 कब, जब जाते समय एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि उधर प्रवाह में जाने से अनुप्रवाह में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। कहने का मतलब, मैं भी इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ बच्चों, हिंदी मेरे को भी इतना समझ में नहीं आता है अनुप्रवाह वगैरह। तो अप स्ट्रीम देन इन द डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम जाने से ज़्यादा किस में लगता है, अप स्ट्रीम में लगता है। डाउन स्ट्रीम जाने से ज़्यादा कहने का मतलब जो फर्स्ट टाइम जो डेटा आएगा वो किसके लिए है, वो आएगा x-y के लिए, क्योंकि x-y अप स्ट्रीम होता है। ठीक है, तो देखिएगा सॉरी यहाँ देखिए 3 बराबर टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि दूरी कितनी होगी, दूरी फिक्स है, जितनी जा रहा है उतनी आ रहा है, तो डी लिख लिया। अब पहली बार हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, पहली बार हम लिखेंगे x-y और यहाँ कितना लिखेंगे x+y। बस ये डेटा हम लोगों को बताना है। अब x+y और x-y के बारे में बात करें तो x की वैल्यू तो अभी मैंने आपको बताई थी 6 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो x+y का मतलब 6+2 कितना 8, तो यहाँ आ जाएगा, और 6-2 कितना है, सॉरी 6+2 कितना 8 यहाँ आ जाएगा, 6-2 कितना 4, वो सेकंड टर्म पे आ जाएगा। ठीक है, तो वैसा हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए लिख सकते हैं 3 बराबर डी अपॉन, पहले तो कितना आ जाएगा 4 माइनस डी अपॉन कितना 6, सीधा सा है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट सारे डेटा मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पर उससे पहले वो तब आ सकती है बच्चों प्रैक्टिस जब आप ये डेटा आपको समझ में आए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि एग्जाम में हम सारी ट्रिक्स रट के जाएं, एग्जाम में स्टूडेंट भूल जाता है, ऐसा प्रेशर होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरह से जाए कि रट के जाए, आपको पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको एक नहीं हर डेटा की मैं कम से कम 6 से 7 ट्रिक्स आपको सिखा दूंगा, जिनको रटने की भी नीड नहीं होगी, आप लोग प्रैक्टिस से उसको सीख पाएंगे, पर उससे पहले ये ज़रूरी है। तो देखिए एलसीएम ले लिया, भाग दूंगा तो कितना आएगा 3d माइनस कितना आएगा 2d, 12 इधर गुणा 36 और ये हो गया d, तो d बराबर कितना 36 यानी 36 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों, आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम लोग हमारे क्वेश्चंस के बारे में बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी टोटल 36 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों, तो ये आंसर हमारा आ गया है। जैसे ही आंसर आया है वैसे ही हम लोग आगे डेटा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको बोला गया है ए एक नाव चला रहा है, वह उधर प्रवाह की तुलना में अनुप्रवाह में जाने में आधा समय लेता है। नाव की चाल स्थिर पानी में दर व धारा की दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ हिंदी में दिया हुआ है, अब मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। देखिए सेम हिंदी इंग्लिश सेम है। ए इज रोइंग अ बोट, ही टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की फिक्स डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो एक तो जाने में लगने वाला समय और एक आने में लगने वाला समय, यानी अगर वो धारा की दिशा में, एक तो धारा के अपोजिट जा रहा है, सपोज धारा किस तरफ है, ये धारा इस तरफ चल रही है, रेड लाइन से धारा चल रही है ना, तो एक बार तो क्या कर रहा है जो बंदा है वो आदमी वो धारा के अपोजिट जा रहा है, तो जब अपोजिट जाएगा तो टाइम उसको क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना। और अगर इसके साथ में आएगा, जैसे ये नाव चल रही है वैसे ही साथ में आएगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा, तो समय क्या लगेगा कम। तो आपको ये बोला गया है कि उधर प्रवाह की तुलना में अनुप्रवाह में आधा समय लगता है। कहने का मतलब ही टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। क्लियर है, यानी अप स्ट्रीम में अगर वो T1 टाइम लगा रहा था तो डाउन स्ट्रीम में कितना लगाएगा, T1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है क्या बात, हाँ या ना। अच्छा, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है टोटल d। तो आपको बोला गया है कि नाव की चाल स्थिर दर पानी में दर व धारा की दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है देन व्हाट इज द रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट, यानी नाव की चाल भी बतानी है और आपको धारा की चाल का अनुपात भी बताना है। तो बताने के लिए सीधा सीधा सा कि जो हमें पास क्वेश्चन दिया है पहले मैं उसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि जो डेटा दिया है जब हम उसको सिंपल लिखते हैं तब होता है। देखो नाव और धारा वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत होती है, क्वेश्चन पढ़ते दिमाग नहीं चल पाता है स्टूडेंट्स का कि सर इसका आंसर कितना होगा। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, तो बेसिक्स के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो देखिए जो बेसिक्स था वो आप लोगों को क्या बता रहा है, बेसिक्स ये बता रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि आधा समय लग रहा है, तो पहले मैं टाइम बता लेता हूँ। एक तो लग रहा है टाइम कितना T1 और एक दूसरे को लग रहा है T1/2। समय क्या होगी, दूरी बटे
दूरी बटे स्पीड, और ये भी क्या होगा, दूरी बटे स्पीड। अब T1 जो समय लग रहा है वो किस में लग रहा है, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब हो गया उधर प्रवाह। उधर प्रवाह का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तभी तो स्पीड टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई। क्लियर है। अब सिंपली क्या करना है, सिंपली इस डेटा को एक दूसरे में से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर देखो क्या होगा, डिवाइड करने पर ये, इसको मैं T1 डिवाइड बाई 1 मान लेता हूँ, ज़्यादा इजी आप लोगों के लिए होगा ना। तो जब डिवाइड करूँगा तो ये D से D कट जाएगा, T1 से T1 कट जाएगा, 2 उल्टा होकर उधर चला जाएगा, तो 2/1 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। बस इतना सा ही तो किया, आ गया आंसर आपके पास, है ना। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिंपली इसको सोल्व करना है। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई। ठीक है, तो y ये इधर जाएगा और ये x इधर जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा, 3y। आप लोगों को पूछा गया है x अपॉन वाई कितना जाएगा, 3/1, यानी 3:1। क्लियर है बच्चों। नाव की चाल कितनी है, 3, और पानी की चाल कितनी है, 1, 3:1 हमारा आंसर आ गया। अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करके बताइए। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से होता है, सेम तरीका है। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, अभी ये जितना जा रहा है उतना ही तो आ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर है। और जब डिस्टेंस बराबर है तो देखिए कितनी स्पीड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ना, ये वाली ऊपर, ये लिखने की हम लोगों को नीड बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों S1 अपॉन S2 शुड बी इक्वल्स टू T2 अपॉन T1, ये बताया था। अब S1 अपॉन S2 बराबर T1 अपॉन T2 होगा, ये तो आपको क्लियर है। जब अगर ये क्लियर है तो देखिए स्पीड क्या आएगी, x प्लस वाई, और ये क्या होगी, x माइनस वाई। ठीक है, जब x प्लस वाई यानी S1 मैंने लिया है, x प्लस वाई का मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो टाइम क्या लगेगा, कम। कम का मतलब ये T1 हुआ, यानी ये क्या लग रहा था, उसका आधा, और ये क्या लग रहा था, T। बस सॉल्यूशन मिल गया, ये यहाँ से कट हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो इक्वेशन वही मिल गई हमारे पास, कौन सी, x प्लस वाई बराबर 2x माइनस 2y। तो इधर आएगा 3y बराबर कितना, x, तो x अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3:1। क्लियर है बच्चों, आ गया आंसर। तो बस ये छोटी सी डेटा याद रखना है, ये इक्वेशन, और कब, जब डिस्टेंस क्या हो, कॉमन हो, डिस्टेंस मतलब बराबर हो, जितना जाना में लगना समय उतना ही आने में समय लग रहा हो। क्लियर है बच्चों, चलो जी, तो ये क्लियर हो गया। तो एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाइए। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। बोला गया है एक नदी में धारा की चाल व शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 2:5 है। धारा की चाल व शांत जल में दूसरी नाव की चाल का अनुपात 3:4 है। पहली नाव और दूसरी नाव की शांत जल में चालों का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने अभी हाई लेवल नहीं करा रहा, ध्यान रखिएगा। और ये बेसिक क्वेश्चन इनको प्योर पहले बेसिक से सीखिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब आपका बेसिक्स अच्छा हो जाएगा फिर अपन थोड़ा हाई लेवल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है कि इन अ रिवर द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2:5। यानी एक नदी है, ये मान लीजिए ऐसे इस तरह से एक नदी है। इस नदी में धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल, यानी पानी जो है, ये जो पानी बह रहा है ये वाला, इस तरीके से, इसकी स्पीड तो कितनी है 2, और ये मानो कि ये बोट है, और इस बोट की स्पीड कितनी होती है शांत जल में बता रहा हूँ कितनी है, 5 है। क्लियर है। ऐसे ही उसी नाव के अंदर ये रेशो दिया, अगर ये 2x है तो ये कितना है 5x है। उसी नाव के अंदर बोला गया है कि नदी के अंदर एक और दूसरी नाव है, और उसमें बोल दिया गया कि अगर उसकी स्पीड, पानी की स्पीड अगर 3 है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, बोट की स्पीड, दूसरी बोट है उसकी कितनी होगी 4। अब 3x 4x नहीं रख सकते, हमें दूसरा वेरिएबल लेना होगा, यानी अगर इसकी स्पीड 3y है तो इसकी स्पीड कितनी होगी 4y, हम इस तरह से मानेंगे। ठीक है, तो पहली नाव और दूसरी नाव की शांत जल में चालों का अनुपात हम लोगों को बताना होगा कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों हम सेम वही तो प्रोसेस यूज ले सकते हैं क्या, कि D1 S2 अपॉन S1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 है, S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 ले सकते हैं क्या, नहीं। पहले उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम लोगों के डिस्टेंस के बारे में पहले क्लियर हो। तो पहले डिस्टेंस तो क्लियर करो कि डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है, उसके बाद सोचेंगे कि उसके अंदर ऐसा होगा या नहीं होगा।
क्लियर है। तो देखिए आपको बोला क्या गया, आपको बोला गया है कि नदी में धारा की चाल व शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 2:5 है। कितना है? 2:5। तथा धारा की चाल व शांत जल में दूसरी नाव की चाल का अनुपात 3:4 है। तो पहली नाव और दूसरी नाव की शांत जल में चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत स्पीड हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको क्या बोला गया है, आपको ये क्लियरली इस डेटा के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि यदि अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी डेटा के बारे में कि ये एक तो नाव थी, ये थी, और एक नदी ये थी, एक नदी ये थी, ये दोनों नदी क्या है? सेम है, और नदी का दोनों का पानी का बहाव भी सेम है ना। ये रेशो है बच्चों, ये जैसे 2x और 5 का रेशो, वैसे 3 और 4 का रेशो था, 3y और 4y, है ना। ये रेशो था हमारे पास। ये थोड़ा सा क्लियर करके चलिएगा। तो ये नदी और ये नदी दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। तो हम लोग को पता दोनों की स्पीड सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इधर तो 2x दिया हुआ, इधर क्या 3y, तो 2x बराबर कितना होना चाहिए था? 3y होना चाहिए। मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके सामने। ये तो हमारे पास मिल गया। चलो जी, अब आपको पूछा गया पहली नाव और दूसरी नाव का शांत जल में चाल। तो पहली नाव शांत जल में कितनी होगी? 5x, और दूसरी नाव कितनी दी हुई थी? 4y। तो हमने लिख लिया कि 5x अनुपात 4y। इसका मतलब हम लोगों को पता करना है। अब इसका मतलब तो हम कब पता कर सकते हैं वो देखिए। देखो मैं 5x को तो 5x लिख रहा हूँ, अनुपात 5। अभी जो y है उसकी वैल्यू कहाँ से मैं लिख दूंगा? यहाँ से मैं लिख दूंगा। यानी y को तो ऐसे रखूंगा, 3 को इधर फेंक दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 2/3x, 2x/3। किसकी वैल्यू? इस y की वैल्यू। तो इस y की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x/3, इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है। अब इसका अनुपात देखिए, 5 से तो 5 कट गया, और x से ही x कट गया, 3 इधर चला जाएगा, तो आंसर आ गया 3:2। सीधा सा क्वेश्चन था। क्लियर है। तो इन रेशो के अंदर भी थोड़ा हम खेलना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस कब करेंगे तब। पर अभी मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यानी उनके एक एक पैटर्न आपको बताते जा रहा हूँ। इन पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो हमारे पास कितना आ गया? 3:2। 3:2 क्या? पहली नाव और दूसरी नाव का शांत जल में चाल। यानी अगर पहले नाव की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो पहले की अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो दूसरी कितनी थी? 20। या पहले की 90 थी, तो इसकी कितनी थी? 60। इस तरह से, यानी 3:2 हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है बच्चों। तो आई विश ये डेटा तो आप लोग कर पाएंगे। अगर ये डेटा कर पाएंगे तो हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा के बारे में। नेक्स्ट डेटा देखिए क्या है, ये रहा आपके सामने। अब इस नेक्स्ट डेटा के बारे में आप लोगों को ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और आज की क्लास हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। और बच्चों चलो, ये होमवर्क भी नहीं, ये थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। हम लोग यहीं तक इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों अब हमारा जो डेटा है वो हम लोग बंद करते हैं। ठीक है, सोल्व करना। बच्चों बेसिकली हम लोगों ने जो डेटा इसमें किया है वो बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड किया है, और बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम में आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? इसी तरीके से होते हैं कि होते ईजी हैं, बट हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते, हमारा दिमाग उस डेटा में काम नहीं करता अच्छे से। तो जब हम ये चाहें कि उस डेटा के अंदर हमारा दिमाग अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करे, तो हम लोगों को क्या करना होता है? हम लोगों को सिंपली इस बेसिक्स को पढ़ने होते हैं, जो बेसिक्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। इन बेसिक्स से पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन तो कराऊंगा, पर इससे अपर लेवल के लेके जाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है बच्चों। अच्छा, इसके साथ साथ हो सकता है कि कल मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर ना डाल के मैं आपको डाल दूँ ज्योमेट्री का लेक्चर। ज्योमेट्री में भी कौन सा? ज्योमेट्री में मैं आपको डालूंगा प्रैक्टिस सेशन, ताकि आप लोग क्या कर पाएँ, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि ज्योमेट्री में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा केवल 5 मिनट का, और प्रैक्टिस कराऊंगा कम से कम 40 मिनट की। जैसे सपोज हम लाइंस पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो 5 से 10 मिनट में उसकी लाइन और ट्रायंगल की फटाफट से डेफिनेशन बता दी, उसको साइड में करेंगे, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं होता। ये फैक्ट बात है। थ्योरी हमारे काम की नहीं है ज्योमेट्री में। थ्योरी आपको बुक में मिल जाएगी। बहुत ऐसी फैकल्टीज़ हैं जो बैठे बैठे थ्योरी पढ़ाती रहती है ज़िंदगी भर, और बेवकूफ़ बनाती रहती है। तो बच्चों थ्योरी पढ़ने से तो कभी कुछ होगा नहीं। हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन ही लेके आ रहा हूँ पूरा ज्योमेट्री का। लगभग आपके लिए 30 घंटे की क्लास होगी ज्योमेट्री की, 30 आवर्स। तो लगभग डेली हम आधे घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, 1 घंटे क्लास करेंगे, जिसमें 25 से 30 हर क्वेश्चन पैटर्न लेके चलेंगे, और स्टेप बाय स्टेप पैटर्न लेके चलेंगे। जैसे इजी, मॉडरेट, टफ।
लाइन का लिया इजी मॉडरेट टफ खत्म, ट्राइंगल का लिया इजी मॉडरेट टफ खत्म, सर्कुलर का ले लिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ले लिया, एक जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होंगे उनका ले लिया। इस तरह से पूरा का पूरा हम डेटा डिफाइन करेंगे। उसी के साथ साथ लास्ट ईयर 2015, 16, 17 और 18 में आए हुए जो पेपर हैं वो, और 2012 मेंस, क्योंकि ज्योमेट्री का जो पोर्शन आया था जो सबसे अच्छा अभी तक आया है वो 2012 मेंस के अंदर ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे। तो मैं 2012 मेंस का भी पेपर आप लोगों को यहीं पे स्क्रीन के ऊपर सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है बच्चों? तो आज आई विश आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा इसके बारे में कि इस डेटा को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि 1000 सब्सक्राइब होते ही मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा और ऑनलाइन आके मैं आप लोग जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर करा पाऊँ। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।